नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें राहु केतु के शुभाशुभ के बारे में बताया गया है। राहु और केतु जन्मपत्री में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं या क्या सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर राहु केतु का फलादेश किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 13 की। श्लोक नंबर 13 में रचनाकार कहते हैं, यद्यद भाव गदो वापी यद्यद भावेश संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो। पहले हम इस श्लोक के अर्थ की बात करेंगे, फिर भावार्थ की बात करेंगे और फिर व्याख्या करेंगे इसकी, और एक कुंडली के पर का इफेक्ट चेक करें। चलिए, अर्थ राहु केतु के बारे में कहा गया है कि प्रबल होने पर राहु और केतु जिस जिस भाव में और जिस जिस भावेश के साथ रहते हैं उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। बहुत छोटी सी व्याख्या करी गई है इसमें। राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो अथवा जिस भावेश के साथ बैठे हो उसी से संबंधित फल बलवान होने पर देते हैं। एक कुंडली ले देते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इस श्लोक में क्या बात कही जा रही है और क्या इसका अर्थ निकलता है, किस प्रकार से प्रेडिक्शंस होंगे, किस प्रकार से फलादेश होंगे। ये स्क्रीन पर आपकी कुंडली है। बात हो रही है राहु और केतु। राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो, यहाँ पे पहले केतु की बात कर लेते हैं। केतु जिस भाव में स्थित हो उसके अनुसार फल देगा, और जिस भावेश के साथ हो, किसी भावेश के साथ है, किसी और ग्रह के साथ है, किसी ग्रह के साथ नहीं है, तो इट मीन्स ये लग्न के आधार पर फल देगा। लग्न का फल क्या हुआ, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, सबसे बलवान भाव होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। शुभतम स्थिति वाला जो सब भाव है वो लग्न भाव है। तो इसका मतलब इस कुंडली में केतु सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्टिव होगा। इसी प्रकार से राहु की बात करते थे। राहु कौन से भाव में स्थित है, 7th हाउस में। 7th हाउस होता है मारक भाव। इसके अलावा भी बताया गया है और इसमें जो बात करी गई है इसके अनुसार जो हमने एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 26 और 27 में आपसे राहु केतु की मैत्री चक्र और राहु केतु की उच्च नीच स्वग्रही और मूल त्रिकोण अवस्था की हमने बात करी थी। यहाँ पर इस श्लोक में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हो रही है। इवन हमने भी जब वो एपिसोड दिया था तो हमने केवल ये कह के आप तक पहुंचाई थी जानकारी कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं वो किस प्रकार के या किन सिद्धांतों को आधार बनाते हैं, या उनके हिसाब से कौन कौन से सिद्धांत वे हैं जिनकी की बात हो रही है, कौन कौन से सिद्धांत है। इसलिए ही हमने राहु केतु के सैद्धांतिक रूप से दूसरे, ये पाराशरी मत नहीं है, पाराशर जी का मत नहीं है, लेकिन अन्य जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मत है, या ये उन्होंने ये बताया है कि राहु केतु का मैत्री चक्र भी होता है और राहु केतु की उच्च नीच स्वग्रही मूल त्रिकोण अवस्था भी होती है। हालांकि मैंने जब वो एपिसोड दिया था तब मैंने भी ये बात कही थी कि अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ। इन चीज़ों को, राहु केतु के मैत्री चक्र को भी मैं नहीं कंसीडर करता, और राहु केतु के उच्च नीच स्वग्रही और मूल त्रिकोण अवस्था को भी प्रेडिक्शन करते समय या फलादेश करते समय मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई विद्वान करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी लघु पाराशरी इसको फॉलो नहीं करती है, राशि सिद्धांत को, राहु केतु की। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 5 में हमने शुभ अशुभ ग्रहों की बात करी थी, एपिसोड नंबर 12 के 5th पार्ट में, पंचम पार्ट में हमने राहु केतु की जब बात करी थी तो हमने बताया था कि ये राहु और केतु पापी ग्रह होते हैं। इस मामले में सारे के सारे स्कॉलर्स एक मत हैं, उनमें किसी प्रकार का मतांतर नहीं है। वो सभी ये स्वीकार करते हैं कि राहु और केतु पापी ग्रह होते हैं। हालांकि सूर्य में ये मतांतर है, कुछ लोग क्रूर में मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स उसको पापी में मानते हैं, लेकिन राहु केतु एक मत से सभी ये स्वीकार कर रहे हैं कि पापी हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि किसके साथ है, मंगल के साथ है। मंगल इस कुंडली में कैसा रिएक्ट कर रहा है। त्रिषडाय का स्वामी है, 3rd हाउस का स्वामी है। त्रिषडाय भाव होता है अशुभ भाव होता है, और 8th हाउस का स्वामी है। 8th हाउस का मतलब हो गया अष्टम भाव, सबसे ज़्यादा अशुभतम भाव जो होता है इसका स्वामी है। इन दोनों का स्वामी होने के बाद जब मंगल से संयुक्त होता है तो
हमारा श्लोक क्या कहता है? यद्यद भावेश संयुक्तो, यद्यद भाव गदोवापी यद्यद भावेश संयुक्तो, जिस भाव में होगा, जिस भावेश के साथ होगा, तत्त फलानि प्रबलो प्रदीक्षितम तमोग्रहो। यहाँ पे भी तमोग्रहो कह के संबोधित किया गया है। जैसे जब हमने अपनी बात करी थी रंध्रेश की, अष्टम भाव के स्वामी की, तो यहाँ पे रंध्रेश कहा गया था। तो उससे भावार्थ तो यही था ना कि सबसे अशुभतम भाव होता है। और इसी प्रकार से राहु को और केतु को दोनों को तमोग्रह कहा गया है। तमोग्रह का मतलब, तम मतलब अंधेरा, अंधेरे के स्वामी ग्रह, इट मीन्स कि पापी ग्रह, पापी ग्रह कह के इसको संबोधित किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इफेक्ट्स जो होंगे वो और ज़्यादा मंगल के साथ बैठ के नेगेटिव हो गए इस कुंडली में। अब एक जनरल हम बात कर लेते हैं। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। पहले भी हमने बताया था जब हमने राहु और केतु के बारे में आपसे चर्चा करी थी, जब हमने सीरीज चलाई थी विभिन्न प्रकार के ग्रहों की, एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड नंबर 9 में हमने बहुत सारे सभी ग्रहों की लगभग बात करी थी, जिसमें हमने राहु और केतु की बात। एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 8 हमने बात करी थी राहु की, और पार्ट 9 में हमने बात करी थी केतु की। तो उसमें भी हमने ये बताया गया था कि ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगर प्रैक्टिकली भी देखें और सभी लिटरेचर्स में देखें तो सभी जगह चंद्रमा के इक्विलेटर्स बताया गया है इनको, और इनका कोई अस्तित्व नहीं बताया गया है। क्योंकि चंद्रमा के इक्विलेटर्स होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीकतम ग्रह होता है, सबसे करीब का ग्रह होता है, तो उसके इक्विलेटर जब होरोस्कोप में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है या होरोस्कोप में इनकी एग्जिस्टेंस देखी जाती है, इनका रोल देखा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग वाला होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए इसको सभी विद्वानों ने, सभी स्कॉलर्स ने, सभी ज्योतिषियों ने इसको कंसीडर किया है। लेकिन इन जनरल अगर माने तो इसका अपना कोई स्वतंत्र आधिपत्य नहीं होता। इसलिए कहा गया है इस कारिका में कि जिस भाव में बैठते हैं और जिस भावेश के साथ संयुक्त होते हैं उसके अनुसार फल करते हैं। दो ही चीज़ केवल देखनी है यहाँ पर। इस श्लोक के आधार पर आपको केवल दो ही चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि राहु और केतु जिस भाव में बैठे हों उसी भाव का शुभ या अशुभ फल वो व्यक्ति को देंगे। जिस भाव में बैठे होंगे उसी के अनुसार अपना शुभ या अशुभ फल देंगे। जैसे अगर ये द्वितीय भाव, द्वादश भाव या केंद्र भाव 1, 2, 3 इन केंद्र भावों में बैठेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि नियम कहता है कि शुभ हो या अशुभ हो। शुभ होगा तो शुभ फल नहीं देगा, पापी होगा तो पापी फल नहीं देगा, और क्रूर ग्रह होगा तो क्रूर फल नहीं देगा। तो इट मीन्स कि ये तो न्यूट्रल हो गया तीनों से। यही नियम हमारा ये भी कहता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अपनी दूसरी राशि के सेकंड हाउस अपनी किस प्रकार का फल देगा, जहाँ पे इसकी दूसरी राशि पड़ रही है। इसका मतलब ये हो गया, इस कुंडली की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र की दूसरी राशि होती है वृष। तो इसका मतलब सेकंड हाउस जो रोल प्ले करेगा वो 9th हाउस के अनुसार करेगा। इसी प्रकार से ये वाला भाव इसका लॉर्ड हो गया 12th हाउस का सूर्य, और सूर्य की कोई दूसरी राशि होती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये 12th हाउस न्यूट्रल वर्क करेगा। ये हमारा सिद्धांत है दूसरे और द्वादश भाव के लिए। तो चाहे दूसरे की भाव करें तो दूसरे की भी जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो न्यूट्रल है, सम है। 12th हाउस भी सम का रोल प्ले कर रहा है। देखिए, अगर आपको इसको और थोड़ा सा डीपली देखना है, अगर कोई चीज़ स्किप हो रही है आप नहीं समझ पा रहे, तो इट मीन्स कि आपने पहले वाले हमारे एपिसोड नहीं देखे। जो हमारे लघु पाराशरी के पिछले जो पार्ट हैं वो आपने नहीं देखे। अगर वो देखे जिन्होंने और वो अगेन इसको अब देख रहे हैं, इस वाले एपिसोड को, इस वाले वीडियो को, तो उनकी सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो रेगुलर देखते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो आपको फिर पुराने पहले देखने पड़ेंगे, तब आप इसके संबंध को आप समझ पाएंगे। लेकिन हम इसलिए भी बार बार चर्चा कर रहे हैं इन चीज़ों की, जिससे कि ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। भूले ना आप, बार बार जब रिपीट होती है ना चीज़ें तो भूलते नहीं हैं,
अब हमने 5 भावों की बात करी, एक तो 3 भाव केंद्र भाव और 2 भाव द्वे और द्वादश भाव, 5 भाव तो ये हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे राहु या केतु में से कोई भी होगा तो सम रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो भी। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ त्रिषडाई। त्रिषडाई का मतलब 3, 6 और 11 भाव। 3, 6 और 11 भाव अशुभ भाव होते हैं, तो इसमें अगर स्थित होंगे तो अशुभ हो जाएंगे। 8th भाव अशुभतम भाव होता है, सबसे ज़्यादा खराब जो भाव होता है, सबसे ज़्यादा हाइट जो होती है अशुभता की, वो 8th हाउस होती है। तो 8th हाउस में अगर हो गया तो अशुभतम फल करेगा, बहुत खराब फल करेंगे, राहु हो या केतु हो। राहु केतु वैसे हमेशा ना, एक नियम है, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। 180 डिग्री का मतलब एक दूसरे के सामने ही होते हैं हमेशा। तो अगर ये एरिषडाई में होगा तो अशुभ होगा, और 8th हाउस में होगा तो प्रबल अशुभ होगा। 5 भाव की ये बात कर ली हमने, और 4 भाव ये हो गए, 3 भाव ये त्रिषडाई और 1 भाव अष्टम भाव, तो 9 भाव हो गए। अब 9 के बाद 2 भाव बचे त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव शुभ भाव होंगे, जैसे ये न्यूट्रल भाव है ऐसे ही ये दोनों ही शुभ भाव है। जैसे ये त्रिषडाई अशुभ भाव है, इसी प्रकार से त्रिकोण शुभ भाव होगा। तो इन दोनों में अगर बैठेंगे तो शुभ फल करेंगे। इसी प्रकार से अब बचा 11 भाव हो गए और एक बचा 12वां लग्न। लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों का रोल प्ले करता है। तो ये जो स्थिति होगी, जिस प्रकार से 8th हाउस अशुभतम भाव हो गया, इसी प्रकार से लग्न भाव शुभतम भाव हो गया, सबसे ज़्यादा शुभ हो गया। तो इस कुंडली में केतु जो हो गया वो सबसे ज़्यादा शुभ हो गया। इसका मतलब की प्लेनेट बन गया इस कुंडली का। क्लियर है? एक तो हमने ये समझा कि राहु और केतु जिस भाव में बैठेंगे उसके अनुसार फल करेंगे। तो 12 भावों का हमने बता दिया किस किस हिसाब से फल करेंगे और कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हमें क्या देखना है कि राहु और केतु जिस भावेश के साथ बैठेंगे उसके अनुसार फल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ कौन सा ग्रह है उसके अनुसार ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब राहु और केतु यदि किसी अन्य ग्रह के साथ हों तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि वह ग्रह शुभ है या अशुभ है, इस भाव का स्वामी है। शुभ या अशुभ कैसे देखेंगे? देखिए 2 कंडीशन होती है शुभ अशुभ देखने की। एक तो नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ है। देखिए शुभ और अशुभ की कंडीशन केवल एक ही होती है। शुभ और अशुभ की स्थिति कैसे देखी जाती है कुंडली में किसी भी ग्रह की? वो देखी जाती है वो किस भाव का स्वामी है। वो केंद्र भाव का स्वामी है, वो त्रिषडाई भाव का स्वामी है, वो त्रिकोण भाव का स्वामी है, या वो लग्न का भाव का स्वामी है, या वो द्विद्वादश में से किसी भाव का स्वामी है। वो जिस भाव का भी स्वामी होगा वैसा ही वो शुभ होगा या वो अशुभ होगा, या शुभ तम होगा या अशुभ तम होगा, या वो सम होगा। इस हिसाब से उसके शुभ और अशुभ प्रभाव को देखते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इसकी नैसर्गिक स्थिति किसी भी ग्रह की। जैसे कि कोई सा ग्रह शुभ होता है नैसर्गिक नेचुरली, कोई ग्रह क्रूर होता है नेचुरली, और कोई ग्रह पापी होता है नेचुरली। तो ये हम बात कर चुके हैं। आपको इसमें भी अगर माइन्यूटली देखना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा एपिसोड नंबर 12 का पार्ट 5, जिसमें हमने शुभ और अशुभ ग्रहों की बात करी है। इसके अलावा ये फल किस हिसाब से देगा, इसका फल की तीव्रता क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो कितना गंभीर एक्सीडेंट होता है। जैसे आपने प्रोडिक्शन किया किसी भी व्यक्ति को कि भाई आपका एक्सीडेंट होगा, तो तुरंत उसका जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना। तो कितना बड़ा होगा ये भी जो हम बता चुके हैं। ये नैसर्गिक बल, जब हम ग्रहों की बल बात करी थी तब भी हमने नैसर्गिक बल की और भी बलों की बात करी, 6 प्रकार के बल की बात करी थी। वो आपको एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 33 में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ की चर्चा हम जब करेंगे ना, इसे हर एपिसोड में करेंगे तो एपिसोड बहुत लंबे होते चले जाएंगे। तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम बहुत लंबी बात कर चुके हैं, बहुत लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। क्लियर है? तो अब 2 स्थितियाँ हो गई। एक तो स्थिति ये हो गई कि किसी भी भाव के साथ किसी भी भाव में बैठेंगे उसके अनुसार फल करेंगे, और दूसरी स्थिति ये हो गई कि जिस भावेश के साथ बैठेंगे उसके अनुसार फल करेंगे। मंगल के साथ बैठे तो मंगल किस भाव का स्वामी है, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा। और एक मंगल नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह है,
इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये पापी ग्रह होता है राहु और केतु, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मंगल क्रूर ग्रह होता है। मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह बताए गए थे, तो मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह होते हैं, एक इस हिसाब से इफेक्ट करेगा। ये भी क्लियर हो गया है कि राहु केतु के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा किस भाव का स्वामी है। जैसा फल राहु केतु के साथी ग्रह का होगा वैसा ही फल इनका भी होता है। मंगल का जैसा फल होगा वैसा ही राहु का फल होगा। क्लियर है? इस कुंडली में केतु के साथ होता है अगर चंद्रमा, तो चंद्रमा का जैसा फल होता है वैसे ही केतु का होता है। अभी हम इस चीज़ को और भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी जो कारिका में हम बात कर रहे हैं, जो श्लोक में हम बात कर रहे हैं, हम केवल उसी की व्याख्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने भी विवेक का इस्तेमाल करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे और तब भी कुछ चर्चा करेंगे हम। चलिए अभी केवल श्लोक के आधार पे हम चलते हैं। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी अब आपको, एक क्योंकि हम राहु की हमने बात करी, हमने त्रिशडाई की बात करी। देखिए त्रिशडाई एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। कंफ्यूजिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे त्रिशडाई का एक नियम और भी है। जब हम त्रिशडाई की बात करते हैं तो त्रिशडाई में अगर भावार्थ रत्नाकर एक ग्रंथ है, अगर भावार्थ रत्नाकर की अगर बात करी जाए तो भावार्थ रत्नाकर में एक श्लोक कहा गया है। उस श्लोक में कहा गया है कि तुला लग्ने तु जातस्य शनिर्योग प्रदो भवेत तृतीयस्थ नाथोपि गुरुर्योग प्रदो भवेत। इट मीन्स कि तुला लग्न में, तुला लग्न के जातक के लिए शनि योग शुभ योगदायक होता है, शुभ योग कारक बन जाता है, योग कारक बन जाता है तुला लग्न के लिए शनि। क्यों? क्योंकि जब तुला लग्न की बात आती है तो चतुर्थ और पंचम का स्वामी बन जाता है शनि। अगर तुला लग्न की हम बात करेंगे तो एक दो ये दोनों राशियों का स्वामी है। तो लग्न अगर इसको मान ले तो एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, चतुर्थ और पंचम का स्वामी बन जाता है। तो चतुर्थ और पंचम का हमने जस्ट लास्ट वाले एपिसोड में भी बात करी थी। जब चतुर्थ और पंचम का स्वामी बनता है तो राजयोग कारक हो जाता है। ये एक बात हो गई, शनि के बारे में बात हो गई, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले श्लोक की, इसमें दूसरी वाली कारिका की। भावार्थ रत्नाकर में दूसरी कारिका क्या कहती है कि तृतीयस्थ नाथोपि गुरुर योग प्रदो भवेत। जब तुला लग्न की बात करते हैं तो गुरु एक तो ये मीन राशि छठे भाव में पहुंच जाती है और धनु राशि तृतीय भाव में पहुंच जाती है। तो तृतीय और षष्ठम का स्वामी गुरु होता है। इसमें कहा गया है भावार्थ रत्नाकर में कि गुरु योग प्रद होता है, योग कारक बन जाता है। जिस प्रकार से शनि योग कारक होता है तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थ और पंचम का स्वामी होके, ऐसे ही तृतीय और षष्ठम का स्वामी होके गुरु योग कारक हो जाता है। इससे एक मैसेज मिला हमें, एक चीज़ सीखने को मिली हमें कि भावार्थ रत्नाकर के अनुसार एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ज्योतिष का। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार तृतीय और षष्ठम का मतलब त्रिशडाई में से दो त्रिशडाइयों का स्वामी गुरु योग कारक बनता है। तो उसका जो सीधा सा मतलब ये है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये शुभ राशियां हैं, गुरु शुभ ग्रह है। तो इसका मतलब ये भी होता है, ये हमें एक चीज़ सीखने को यहाँ से मिलती है, एक बात सीखने को मिलती है, एक नियम सीखने को मिलता है कि तृतीय भाव का और षष्ठम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाए तो वह योग कारक बन जाता है। तृतीय और षष्ठम का स्वामी बन जाता है। तो इसका मतलब तृतीय और षष्ठम का भी जो साथी भाव होता है वो एकादश भाव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तृतीय षष्ठ नाथ हो, तृतीय षष्ठ नाथ बोला है ना श्लोक में, इसका मतलब हो गया त्रिशडाई की बात हो रही है। त्रिशडाई में अगर शुभ ग्रहों का स्वामी अगर हो जाए, त्रिशडाई का स्वामी अगर शुभ ग्रहों का स्वामी हो जाए, इट मीन्स कि इन त्रिशडाइयों में कोई राशि शुभ राशि पड़ रही हो, शुभ ग्रह की राशि पड़ रही हो। जैसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र तो हैं ही नैसर्गिक शुभ ग्रह, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। चंद्रमा और बुध कंडीशनल होते हैं, कई बार बात हो चुकी है, बार बार बात हो रही है, लघु पाराशरी में बहुत बार हम बात कर चुके हैं।
इट मीन्स कि शुक्र की बात करें या गुरु की बात करें, नैसर्गिक रूप से ये त्रिषडाई में के अगर स्वामी होते हैं तो शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राहु और केतु में से कोई भी त्रिषडाई के ऐसे स्वामी के साथ बैठता है जो कि एक शुभ ग्रह है, या कह सकते हैं गुरु या शुक्र के साथ बैठता है, तब तो ये शुभ फल प्रदान करेगा ही करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा और बुध भी कंडीशनली शुभ रिएक्ट कर रहे हैं, अशुभ नहीं है, क्योंकि कंडीशन बताई है ना, देखिए 2-3 एपिसोड में बात हो चुकी है लघु पारशरी में। जिन्होंने अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा आप पिछले एपिसोड देखें, जब तक आप वो नहीं देखें ना ये कंफ्यूजिंग हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो जो रेगुलर देख रहे हैं वो बखूबी इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं कि राहु और केतु जब त्रिषडाई के ऐसे ग्रह के साथ बैठते हैं जो शुभ ग्रह होता है, त्रिषडाई का स्वामी होता है बट वो शुभ ग्रह होता है, तो राहु और केतु शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे भावार्थ रत्नाकर के अनुसार, क्योंकि अपने आप में ऑथेंटिक ग्रंथ है और प्रैक्टिकली ये देखा भी गया है। त्रिषडाई का स्वामी अगर शुभ ग्रह होता है तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ये एक प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है, ऐसा हुआ है, ऐसा अनुभव रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कंसीडर करना चाहिए। आई थिंक इस सब बात को आप बखूबी समझ चुके होंगे। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए हमने 2 चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे आज। मैं मुख्य रूप से मैं आपको 2 चीज़ों आप तक पहुंचाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, राहु केतु की बात करने के बाद। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि जब दिमाग में आती है ना तभी अगर शेयर कर लेते हैं तो वो एक उचित समय होता है, वो बेस्ट टाइम होता है। मैं ये शेयर करना चाहता था एक चीज़ तो त्रिषडाई के बारे में, जो कि अभी इस लेवल पे आप तक पहुंचा देनी चाहिए कि त्रिषडाई का स्वामी अगर शुभ ग्रह होता है तो शुभता प्रदान करेगा और अशुभ ग्रह अगर होता है तो अशुभ रिएक्ट करेगा। क्लियर है? दूसरी चीज़ क्या हो गई कि राहु और केतु की, हालांकि हमने बात करी, हमने इस श्लोक की बात करी, हमने इसके हर पहलू की बात करी, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कारिका की सेकंड कारिका में, इस श्लोक की सेकंड कारिका में, दूसरी वाली कारिका में ये स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रह, तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो। इसी के अनुसार ये फल देते हैं तमो ग्रहो। तमो ग्रह कहने का जो अभिप्राय है, आप कितनी भी कुंडली देख लीजिए। देखिए मैं जो शेयर कर रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, और मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा कोई अनुभव रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप उसको समझें, वो आप सुने और इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर वो आपके अनुभवों पे खरा उतरता है कि आप उसको एक नियम मान लें, अगर बाई चांस नहीं उतरता है तो फिर आप उसको एक तरफ रख दें। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि राहु और केतु नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होते हैं। जो भी पापी नैसर्गिक रूप से जो कंटेंट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, किसी भी ग्रह के, किसी भी भाव के, वो जाते नहीं है कहीं, वो ख़त्म नहीं होते। तो इसी प्रकार से राहु और केतु दोनों के ही एक पापत्व वाला जो इन पे एक लेवल लगा हुआ है, इनकी जो व्यक्तित्व के साथ, इनकी जो आइडेंटिटी के साथ, या इनकी जो नाम के साथ जो पापत्व का, पापी ग्रहों का जो टैग लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपना पापत्व तो दिखा ही देंगे। ये कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन ये अपनी पापत्व को नहीं छोड़ेंगे। जब मौका मिलेगा व्यक्ति को अपने पापत्व से अशुभ फल तो दे ही देंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। राहु केतु के प्रिडिक्शंस करते समय इस चीज़ को कभी भी न भूलें कि ये अपना नेगेटिव, कोई काम सरलता से तो नहीं होने देगा। राहु की महादशा हुई, कोई काम सरलता से तो नहीं होने देगा। देखिए टेंशन देना इसका कारक है। आप देखिए कि
हमने एक तरफ तो हमने ये बात कर रहे हैं ना कि राहु जो रिएक्ट करेगा मंगल के हिसाब से, मंगल शुभ होगा तो शुभ और अशुभ होगा तो अशुभ। बाई चांस इस कुंडली में अशुभ है तो अशुभ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर शुभ होता तो क्या शुभ रिएक्ट करता? योग का नाम होता है अंगारक योग। अंगारक योग बहुत नेगेटिव योग होता है। अगर राहु और गुरु एक साथ एक भाव में अगर स्थित होते हैं तो ये होता है चांडाल योग। क्यों होता है चांडाल योग? जबकि गुरु की अगर पॉजिटिव स्थिति है तो गुरु का तो मतलब और गुरुत्व प्रदान कर देना चाहिए, और शुभ होना चाहिए, और शुभतम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और सूर्य की युति, राहु भी पापी है तो सूर्य भी कम से कम पापी कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, तो कुछ स्कॉलर्स इसको क्रूर भी मानते हैं। तो जब दो व्यक्तित्व के व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो उनमें काहे का झगड़ा, काहे का फसाद? अगर दो नेगेटिव व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी अगर एक साथ बैठ जाएं, मय खाने में दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्त बन ही जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि दोनों के शौक एक है, इसलिए बन जाते हैं ना। मंदिर में दो कोई व्यक्ति है जो मंदिर में लगातार मंदिर जैसी या किसी भी धर्म स्थल पे जब व्यक्ति मिलता है तो दोनों एक विचार के व्यक्ति रहे होंगे ना, वो तभी तो मिल रहे हैं, तो उनमें काय का फसाद। लेकिन जब राहु और सूर्य की युति की बात आती है तो यहाँ पे राहु और सूर्य की युति को ग्रहण योग का नाम दिया गया है। राहु और सूर्य की युति ग्रहण योग कहलाती है। तो राहु और सूर्य की युति ग्रहण योग कहलाती है। ये एक सिद्धांत है। वो सूर्य किस भाव का स्वामी है ये नहीं कंसीडर किया जाता। जब मंगल की बात आती है अंगारक योग, तो अंगारक योग होता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि मंगल किन भाव का स्वामी है। जब चांडाल योग की बात आती है राहु और गुरु की, तो ये नहीं पूछा जाता है कि राहु अगर गुरु के साथ है तो गुरु किन भावों का स्वामी है, तो फिर वो कैसा रिएक्ट करेगा। इट मीन्स तो केवल यही माना जाता है कि वह अगर इस भाव का स्वामी है और चांडाल योग बनना है, इट मीन्स कि नेगेटिव हो गया। गुरु और चंद्रमा की युति गज केसरी योग बनाती है ना, चंद्रमा और मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती है ना। क्यों बना रहे हैं ये? क्योंकि एक संस्कार वाले दो ग्रह हैं, एक मानसिकता वाले दो ग्रह हैं, एक रिएक्शन वाले दो ग्रह हैं, तो इसलिए तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जब दो अपोजिट विचारों वाले या दो अपोजिट कंटेंट्स वाले ग्रह जब मिलते हैं तभी तो वहाँ पे विध्वंस पैदा होता है। तभी तो हमने देखिए, अभी तो हमने कही, क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने बात करी है राहु केतु की, मैत्री चक्र की, और राहु केतु की उच्च नीच स्वग्रही और मूल त्रिकोणावस्था की, तो हमने भी आपसे बोल दिया, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन भले ही हम नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ को तो स्वीकार करते हैं कि राहु और केतु पाप ग्रह होते हैं। तो जब भी हम कुंडली देख रहे होते तो हम ये नहीं भूलते हैं कि ये पापी हैं। अगर आप चोर को नौता देंगे तो नज़र तो आपको रखनी पड़ेगी। आपको ये भूल आंख अगर बंद कर ली तो इसका मतलब दुर्घटना तो घटेगी। तो राहु केतु को आप कितने भी अगर नियम लगा लें, क्योंकि हम उसको राहु और केतु को ये कभी नहीं भूलते कि ये पापी ग्रह हैं, तो नज़र पूरी रहती है। राहु और केतु की दशा का मतलब, राहु और केतु के क्लिक का मतलब ही ये सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में कौन सा नेगेटिव योग क्रिएट हो रहा है इससे। तो हम राहु केतु की नीचे अवस्था या उच्च अवस्था या फिर इसकी मैत्री चक्र कंसीडर नहीं करते, तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर आप इस बात को भूल के बात कर रहे हैं कि राहु केतु पाप ग्रह होते हैं, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी उच्च नीच स्वग्रही मूल त्रिकोण अवस्थाएं क्या हैं और इसका मैत्री चक्र क्या है, तब आप सही निर्णय कर पाएंगे। तो केवल श्लोक नंबर 13 लघु पाराशरी के आधार पर, जो वर्तमान में आज हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी के श्लोक की, कि लघु पाराशरी के व्याख्याकारों ने क्या कहा है, ये अलग बात हो गई। जब हम बात करते हैं, जब व्याख्या होती है तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो व्याख्या समझी है इसकी, उसके हिसाब से तमोग्रह का मतलब ये हो गया, ये भी लघु पाराशरी कह रही है कि इस बात को आप ना भूलें कि ये पापी ग्रह हैं। तो ये हमने बात करी थी आज राहु केतु के बारे में बात को। बहुत सरल एक टॉपिक है और बहुत सरलता से इसको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हमारा द्वितीय अध्याय लघु पाराशरी का खत्म हो चुका है श्लोक नंबर 13 के साथ।
नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे योग फलाध्याय की, जहाँ पे हम योगों की बात करेंगे, शुभ और अशुभ योगों की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।